नमस्कार दोस्तों। किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन के वॉरियर्स जर्नल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन और मैं पिछले लगभग 8 सालों से डायलिसिस पर हूँ। मुंबई से हूँ और पेशे से एक स्टॉक ब्रोकर भी हूँ। तो आज हमारे सेशन में डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर में आने वाली परेशानियों पर हम जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि डायलिसिस में ब्लड प्रेशर हमारा कभी कभी बहुत हाई हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन कहेंगे, और अगर ज़रूरत से कम हो जाए तो इसे हाइपोटेंशन कहेंगे। और दोनों में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ऐसे गंभीर विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल के मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट श्री डॉक्टर अमित लंगोटे जी। और ये हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब से उनका प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन सर। ओवर टू यू। नमस्ते। नमस्ते। तो मैं आज आप लोगों से बातचीत करूंगा ब्लड प्रेशर कमी डायलिसिस पे जो होती है या ब्लड प्रेशर जो डायलिसिस पे बढ़ता है। और मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। स्क्रीन दिख रही है आपको? सचिन जी, सचिन कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हाँ, हियर यू सर। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा तो है। हो रहा है ना? ठीक है। यस। तो आज ब्लड प्रेशर के विषय में चर्चा करेंगे। ब्लड प्रेशर डायलिसिस के समय काफी लोगों का कम होता है और कुछ कुछ लोगों का इनफैक्ट बढ़ भी जाता है। तो आज इस स्पेसिफिक विषय पे हम चर्चा करेंगे, दोनों इश्यूज को हम हैंडल करेंगे। तो आप जानते हैं कि डायलिसिस के दौरान बहुत सारी समस्याएं कभी कभी आ सकती है, और मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है जो फ्रीक्वेंसी से ये पाई जाती है। सबसे ज्यादा है ब्लड प्रेशर का कम होना, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि जब बीपी कम होता है तो उससे बहुत सारी तकलीफें पेशेंट्स को आ जाती है। और ये कम से कम 25 से 50% लोगों में बीपी कम होने की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर बढ़ना डायलिसिस पे, जो लगभग 15 से 20% लोगों में पाया जाता है प्रॉब्लम। काफी लोगों को क्रैम्प्स आते हैं, कुछ लोगों को उल्टी या नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कभी हेडेक्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, बैक पेन होता है, कभी कभी अगर रिएक्शंस होते हैं तो इचिंग होता है, और ठंडी बुखार भी हो सकता है जिसमें आपको आइदर कैथेटर है तो कैथेटर से इन्फेक्शन या कभी कभी डायलाइजर रिएक्शंस के भी ये ठंडी और बुखार पाए जाते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, और मैं ब्लड प्रेशर की इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट्स आपको समझाना चाहूंगा, जिसके चलते फिर आप मेरी बातचीत को जरा ज्यादा समझ पाए। तो डायलिसिस में हम क्या होता है, देखिए ये एक ब्लड वेसल है। ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर से खून ऐसे जा रहा है। अभी ये ब्लड वेसल से काफी बार पानी बाहर फेंका जाता है, तो ये ब्लड वेसल से ये इस दिशा में आता है। तो ये जो ब्लड वेसल है, इससे वेसल के अंदर का एरिया जिसको मानते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर स्पेस। और जब ये इंट्रावेस्कुलर वेसल के अंदर की स्पेस से जब पानी बाहर आता है तो ये जाता है एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में। ये जो जगह है इसके एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस है। इस एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में कुछ और पाइप्स होते हैं जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, जो ये पानी जो यहाँ से बाहर आता है ये पानी को वापस लेके हार्ट के अंदर डाल देता है। तो इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डायलिसिस के दौरान जो पानी निकाला जाता है वो ये ब्लड वेसल जो है उसके अंदर से निकाला जाता है। इसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर स्पेस से। और जब ये पानी निकल जाता है तो कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसके चलते ये जो बाहर पानी आ गया है ब्लड वेसल के, यहाँ पे पानी की कमी होने के बाद ये पानी अपने आप अंदर खींच लिया जाता है, और धीरे धीरे ये पानी भी कम होता है। तो ये समझने वाली बात है कि डायरेक्टली जो पानी निकाला जाता है वो ब्लड वेसल के अंदर से निकाला जाता है, और जब यहाँ पे पानी की कमी होती है तो ये पानी फिर अंदर सक हो जाता है, और उस तरह से इस पानी को भी धीरे धीरे हम निकालते हैं। लेकिन डायरेक्टली ये पानी हम नहीं निकालते, हम पानी यहीं से निकालते हैं। इसलिए ये याद रखिए कि डायलिसिस सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर का पानी निकालता है,
और जो उसके ब्लड वेसल के बाहर जो पानी है उसको इनडायरेक्टली निकालता है, इसको निकाल के फिर इसको अंदर खींच लिया जाता है और फिर ये निकलता है। ये समझाने का रीजन ये है कि आप जो पैरों में सूजन देखते हैं वो सूजन जो है वो ये एरिया में है, एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में है। और जहां आपका कैथेटर या फिस्टुला रहता है, जहां सुई डालती है या जहां से ब्लड बाहर फेंकता है, जो ब्लड सकआउट होता है मशीन के पास, वो ये एरिया से सकआउट होता है, ब्लड वेसल के अंदर से। तो ये जो इडीमा या स्वेलिंग दिखती है चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, ये जो है ये टिश्यू इडीमा है जिसको हम एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस बोलते हैं। और ये जो पानी एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस से जब ब्लड वेसल के अंदर आना चाहता है तो कभी कभी आप यहां से पानी निकाल रहे हो और ये पानी यहां से अंदर जो पानी निकाला गया उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अभी ऐसा सिचुएशन समझ लीजिए कि आप यहां से जो वेसल के अंदर से पानी एक गति से निकाल रहे हो, समझ लो आप 1 लीटर 1 घंटे में निकाल रहे हो, और ये जो एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस है उसमें से जो पानी इसमें वापस आ रहा है वो सिर्फ ½ लीटर/आवर, मतलब आधा लीटर प्रति घंटे से रिफिल हो रहा है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में ये वेसल के अंदर में पानी बहुत कम हो जाएगा और बाद में आप जब पानी और निकालोगे तो बीपी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि रेट ऑफ रिफिलिंग ऑफ वाटर इनटू द ब्लड वेसल हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है, उसके अलग अलग कारण होते हैं। और जब रेट ऑफ रिफिलिंग रेट ऑफ रिमूवल के साथ मैच नहीं करता है तो क्रैम्प्स आना, बीपी कम होना काफी बार होता है। और उसको कैसे टैकल करते हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो काफी बार आप जितना पानी निकालना चाहते हैं निकाल नहीं पाएंगे पेशेंट्स के बॉडी से। ये पहला कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट। देखिए, ब्लड प्रेशर क्या है? जब हार्ट पंप करता है खून को तो ये खून इस वेसल में आता है और ये वेसल के वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है ब्लड प्रेशर। हार्ट से जब पंप होता है तो वो प्रेशर से जो पंप होता है वो प्रेशर जब ये वॉल को हिट करता है तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर के 2 नंबर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि ये जो वेसल है आर्टरी, अगर मैंने हार्ट से इसको पंप किया तो ये इलास्टिक वेसल है। तो ये इलास्टिक वेसल जो है वो एक्सपैंड होता है। ये एक्सपेंशन जो है वो जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हम हवा भरने के बाद गुब्बारा फूक जाता है, एक्सपैंड होता है। तो ये जो एक्सपेंशन वाला जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और बाद में क्या होता है, ये एक्सपेंशन के बाद में ये इलास्टिक वेसल है, तो ये एक्सपैंड होने के बाद ये इलास्टिक वेसल वापस रिकॉइल होकर अपनी जगह पे आता है। जब वो अपनी जगह पे आता है तो उसके अंदर जो ब्लड है वो उसको आगे की तरफ और फेंक देता है ऑर्गन्स की तरफ। उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सो एक्सपेंशन के लिए जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक है, और जब रिकॉइल होता है ये वेसल और उसको ब्लड को आगे फेंक देता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है क्योंकि आगे आपके काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डायलिसिस। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि लो ब्लड प्रेशर मतलब क्या है, किसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 20 मिलीमीटर से कम हो जाता है, या मीन आर्टरी प्रेशर 10 से है, इसको छोड़ दीजिए आप, 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऊपर का प्रेशर कम होता है, और उसके साथ में अगर आपको क्रैम्प्स, हेडेक्स, सर हल्का होना, उल्टी, छाती में चेस्ट टाइटनेस होना, और उसके साथ में ये सिम्टम्स के लिए अगर कुछ करना पड़ता है, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट को कम या बंद करना पड़ता है, या आपको सलाइन की जरूरत पड़ती है, तो इस एपिसोड को हम बोलेंगे कि इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन हो गया, यानी डायलिसिस के दौरान आपका बीपी कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस। अभी ये खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है? क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी कभी कभी तगड़े हैं। अगर बीपी कम हो जाता है तो सबसे टेंशन हमें रहता है कि जो आपका फिस्टुला है, क्या उसका फ्लो कम होने से क्या वहां पे क्लॉटिंग हो रही है। तो ये वैस्कुलर एक्सेस थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट फिस्टुला का होना लो बीपी के एपिसोड्स में काफी बार हो सकता है। अगर आपका कैथेटर है तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरी बात, अगर आपका बीपी कम है तो
जो पानी निकालने की प्रक्रिया है उसमें बाधा आती है, क्योंकि हम उतना पानी निकाल नहीं पाते जितना हमको चाहिए। तीसरी बात, ये जो स्टडीज हुई है पेशेंट्स में जिनको बार बार बीपी कम होती है, तो उनमें ये पाया गया है कि इसमें रिस्क ऑफ मोर्टालिटी यानी मौत की संभावना ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि बीपी कम होना काफी बार आपके ब्लड वेसल्स और हार्ट का हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छा नहीं ऐसा माना जाता है। एक तरह से ये बताता है कि आपका हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बार बार बीपी कम हो रहा है, और आपके जो ब्लड वेसल्स है ये भी शायद बहुत स्टिफ है और इलास्टिक नहीं है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वैसे ही हार्ट रिस्क बढ़ाती है। तो बीपी कम होना बार बार हार्ट का प्रॉब्लम भी एक इनडायरेक्टली दर्शाता है। बीपी कम होने से काफी बार जो ऑर्गन्स है, ब्रेन, हार्ट, लीवर, अदर ऑर्गन जो है उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो उससे जो ब्रेन के व्हाइट मैटर है उसमें भी चेंजेस आते हैं। काफी बार डिमेंशिया जल्दी आने की संभावना होती है बार बार। कभी कभी स्ट्रोक्स भी होने की संभावना होती है इस एपिसोड्स के दौरान। इसके बाद अब कुछ लोग जो डायलिसिस पे होते हैं वो खुद काफी यूरिन भी बनाते हैं। कुछ लोग जो डायलिसिस पे काफी साल से उनका यूरिन शायद बनता नहीं है, 100 200 400 ml बनता है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो 1 1 2 2 लीटर यूरिन भी बनाते हैं और उनको डायलिसिस होता है। तो अभी जो यूरिन बनाते हैं उनका फायदा ये है उनको कि वो पानी ज्यादा पी सकते हैं, क्योंकि 1.5 2 लीटर तो वैसे ही निकल जाता है, या समझ लीजिए 800 ml 1 लीटर निकल जाता है, तो वो पानी ज्यादा पी सकते हैं। और इस यूरिन के साथ में ऑब्वियसली कुछ गंदगी भी किडनी बाहर फेंकने के काबिल रहती है। तो बीपी कम होने से बार बार ये हो सकता है कि आपका जो बचा हुआ किडनी फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। हो सकता है आपका यूरिन बंद हो जाए या इतना कम हो जाए कि आप जो भी पानी पीते हो वो पूरा का पूरा शरीर में रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और बार बार बीपी कम होने से ये भी पता चलता है कि आपका जो पेरिफेरल वेसल्स है, जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था, जो वेसल्स है इनमें भी बीमारी है, जैसे कि वेसल्स काफी स्टिफ हो जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो बीपी कम होना एक सिंपल छोटी चीज नहीं है, इससे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। अब बीपी किस टाइप से कम होता है, इसमें 2 पैटर्न्स पाए जाते हैं। एक होता है कि आप डायलिसिस कर रहे हो, 2 3 घंटे चलेगा और लास्ट के आखिर के 1 घंटे में आधे घंटे में आपको बीपी कम हो जाता है। ये लेट स्टेज में जो बीपी कम होता है इससे साथ मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, कभी कभी उल्टी हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस, हैवीनेस हो जाता है। और आमतौर पे ये बीपी कम होना ये बताता है कि आपके शरीर से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है और आपका शरीर उतना रेडी नहीं है उतना पानी निकाल के दे, मतलब अलाउ नहीं कर रहा है उतना निकालने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गेन इतना करते हो पानी, 4 लीटर 5 लीटर, वो पूरा का पूरा पानी जब निकाला जाता है तो जैसे मैंने वो रिफिलिंग कंसेप्ट समझाया वेसल के अंदर से, वेसल से हम सक तो कर लेते हैं, पानी निकाल भी लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो इडिमा है, जो बाहर के स्पेस में पानी है, वो पानी उस गति से वेसल के अंदर नहीं आ पाता, और इसलिए फिर आपको बीपी कम होना, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो ये कॉमनली 2 कंडीशन में पाया जाता है, अगर आपका ड्राई वेट जरूरत से ज्यादा कम रखा जा रहा है, या आप इतना गेन कर रहे हो कि आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली उतना रिमूवल इस 4 घंटे के टाइम में नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तो ये कॉमनली पाया जाता है। दूसरा बीपी कम होने का एक सिचुएशन है जिसमें बोलते हैं क्रॉनिक परसिस्टेंट हाइपोटेंशन। ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी जनरली डायबिटीज वगैरह कंडीशंस में, ऐसे पेशेंट्स में ये परसिस्टेंट लो होता है। इसमें क्या होता है कि डायलिसिस के पहले ही आपका बीपी बहुत कम होता है, 100 110 ऐसे ही रहता है, स्टार्ट में ही इतना कम रहता है। अभी ये सिचुएशन जो है ये कॉमनली पाया जाता है डायबिटिक लोगों में, जिनकी नर्व्स में डैमेज होता है, और ये नर्व जो है, ये ब्लड जो है, वेसल जो है, उसको सिचुएशन के हिसाब से साइज में बड़ा करना ताकि बीपी कम हो जाए, और जरूरत है तो इसको साइज में छोटा कर देना, डायमीटर को, ताकि बीपी बढ़ जाए। ये जो कंट्रोल है ये नर्व्स करती है। तो ये जब नर्व डैमेज होती है तो ये कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। वेसल जो है सेम साइज रखता है, जब बीपी कम होता है तो उसको जो कंस्ट्रिक्ट होके बीपी बढ़ाना चाहिए वो नहीं कर सकता, और जब बीपी ज्यादा होता है तो उसको डायलेट करना चाहिए ब्लड वेसल को नर्व्स के थ्रू, तो ये नहीं होता, ये डायलेट से फिर बीपी कम हो जाता है। तो ये कंट्रोल जो है चला जाता है, और ये न्यूरोपैथी बोलते हैं जिसको हम, और ये डायबिटीज में काफी बार पाया जाता है। इसके साथ में
ऐसे जो पेशेंट्स है जिनका बीपी हमेशा लो रहता है, उनमें काफी बार वेसल्स की बीमारियां होती है, वेसल्स काफी स्टिफ होते हैं और हार्ट की बीमारियां भी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ये सिचुएशन, ये ऊपर वाले सिचुएशन से थोड़ी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें मोर्टालिटी रिस्क काफी ज्यादा है। तो ये दो सिचुएशन समझ लीजिए, एक जिसको एंड में बीपी कम होता है और जो दूसरा है जो स्टार्ट से ही बीपी कम होता है। अभी मैं आपको ये डायग्राम, ये चार्ट दो बता रहा हूं, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप इसको पूरा का पूरा समझ लो, लेकिन दो तरह से बीपी कम होता है। एक जो मैंने वेसल्स की बात करी है, पेरिफेरल वास्कुलर जो वेसल्स है, जो वेसल्स जब छोटे होते हैं तो ये इसमें से अगर हम पानी पास करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जब समझ लीजिए अगर अभी बारिश हो रही है और जहां पे फ्लडिंग होता है, अगर मैं छोटा पाइप डालूं तो उसमें से वो पानी जाने के लिए काफी रेजिस्टेंस रहता है, और जब रेजिस्टेंस होता है तो वो एक प्रॉब्लम है। और अगर मैं बड़ा पाइप डालूं तो वो पानी जल्दी से आराम से निकल जाता है। तो वेसल छोटा होने से, रेजिस्टेंस बढ़ने से बीपी बढ़ता है, और बड़ा वेसल होने से, रेजिस्टेंस कम होने से बीपी कम होता है। तो जब ये रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे पाइप बड़ा होने के कारण, तो बीपी कम होता है। और उसके कुछ कुछ कारण देखिए, जैसे कोई डायलिसिस मेम्ब्रेन को रिएक्शन होता है तो ऐसे टाइम पे हो सकता है। अगर आपका डायलिसिस के समय जो टेम्परेचर है डायलाइजेट का, अगर हमने उसको बढ़ा दिया, से 37.5 रख दिया, तो ये वेसल क्या करेगा कि जो हीट को, जो बढ़ा है, हीट को बाहर फेंकने के लिए शरीर से वेसल बड़ा हो जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना, लेकिन बड़ा होने से आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम होने से फिर बीपी कम हो जाता है। दूसरा ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, या शॉर्ट में बोलूं तो नर्व प्रॉब्लम्स। ये नर्व प्रॉब्लम क्यों हो सकता है? क्योंकि आपके सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, ये आपका जो एक फाइट और फ्लाइट सिस्टम है बॉडी में, जो इमरजेंसी सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये आपके जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो बैरो रिसेप्टर्स है, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि बीपी कम है, ज्यादा है, और उसके हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑटोनोमिक डिसफंक्शन जो कॉमन, जैसे मैंने बोला, पाया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, उनमें नर्व डैमेज होकर ये प्रॉब्लम आती है। उसके सिवा कुछ कुछ हार्मोन्स जो है उसका इम्प्रॉपर सिक्रीशन, जैसे वेजोप्रेसिन है, वो बीपी बढ़ाने में का हेल्प करता है, तो उसका सिक्रीशन ठीक से नहीं होना, या कुछ हार्मोन जैसे एडिनोसिन हार्मोन है। अभी क्या होता है कि जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होता है तो उस समय ऑर्गन्स कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन रिलीज से ये जो वेसल है ये बड़ा हो जाता है, इस उम्मीद में कि वेसल बड़ा होने से ब्लड सप्लाई बढ़ जाए उस ऑर्गन को, लेकिन वेसल बड़ा होने से फिर बीपी घट जाता है। उसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का बढ़ना। तो ये सभी, ये जो साइड है, ये क्या करते हैं कि एसेंशियली वेसल को बड़ा बना देते हैं या फिर वेसल का रेजिस्टेंस कम करते हैं, और ये रेजिस्टेंस कम होने से बीपी घटता है। साथ ही साथ अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट अगर पंप फोर्सफुली नहीं कर पाता तो बीपी कम हो सकता है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला तो समझ लीजिए एक्यूट प्रॉब्लम है हार्ट में, आपका हार्ट अदरवाइज है जाए, लेकिन एक्यूटली क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में बहुत अप डाउन है, इससे आपके हार्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है पंपिंग में, और इम्पेयर्ड पंपिंग के कारण उस फोर्स से हार्ट आगे ब्लड को पुश नहीं कर पाता, और फिर जैसे मैंने बताया, ब्लड अगर पुश नहीं हो पाता तो वेसल, जो मैंने आपको बीपी का जो वेसल का डायग्राम दिखाता हूँ, वेसल में प्रेशर नहीं आता है तो वो वेसल डायलेट नहीं होता, तो ये सिस्टोलिक जो है ये बीपी कम होता है। और वेसल डायलेट नहीं होगा तो रिकॉइल प्रेशर भी कम होता है। अगर मैं रिकॉइल इतना ज्यादा, मतलब वेसल डायलेट ज्यादा करता हूँ तो रिकॉइल भी फोर्सफुल होता है, लेकिन वेसल अगर थोड़ा ही डायलेट होता है तो रिकॉइल प्रेशर भी कम रहता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स के चलते एक्यूटली आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। और क्रॉनिक अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स है, जैसे पहले हार्ट के इश्यूज आए हैं, या आपका हार्ट ब्लड प्रेशर के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका बहुत ठीक हो गया है, या आपको पहले अटैक्स आके गए हैं, तो उसके चलते भी आपका हार्ट अच्छे से पंप नहीं करेगा और कार्डियक आउटपुट कम होगा, यानी ब्लड हार्ट से बाहर आना कम होगा और बीपी कम होगा। उसके साथ साथ मैंने आपको वो जो फर्स्ट वेसल कंसेप्ट बताया, रीफिलिंग का कंसेप्ट बताया, अगर आप शोषण पानी का इतनी फास्ट कर रहे हो और जो टिश्यू से ब्लड वेसल के अंदर आने की पानी की गति है वो निकालने की गति से मैच नहीं करती है, तो भी क्या हो जाएगा कुछ टाइम के बाद कि ब्लड वेसल के अंदर का पानी का लेवल काफी कम हो जाएगा। और क्योंकि ब्लड ही, मतलब शॉर्ट में ब्लड ऐसा कम नहीं होता है, बट वो जो ब्लड वॉल्यूम है वो इफेक्टिवली कम होने के कारण
जो आउटपुट प्रेशर है हार्ट से वो कम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, हार्ट का आउटपुट कम होने से और साथ में रिड्यूस्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होने से एसेंशियली बीपी कम हो जाता है। तो आपको अभी और क्या चीजें समझनी चाहिए जो मैंने बताया। अभी देखिए, ये जो है अलग अलग और कुछ कारण मैं डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी डिस्कस करेंगे। ये हो गई थियोरेटिकल रीजंस। रैपिड रिडक्शन इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। अभी क्या है, अभी आप जो बन और क्रिएटिनिन ब्लड में आता है, डायलिसिस के बीच में बढ़ता है, तो अभी कोई है 3 बार डायलिसिस करता है तो उसका बन क्रिएटिनिन एक पर्टिकुलर लेवल पे है, उसके ऊपर नहीं जाता है। कुछ लोग होते हैं जो 2 बार डायलिसिस करते, उनका जो बन क्रिएटिन है वो 3 टाइम्स वालों से ज्यादा रहता है। समझ लीजिए कोई 3 टाइम्स डायलिसिस करे, उसका बन और क्रिएटिन 7 है, बन 70 है। जो 2 बार डायलिसिस करता है, क्योंकि गैप बड़ा है, तो उसका बन 100 हो सकता है, क्रिएटिनिन 10 हो सकता है। कुछ कुछ लोग एक बार करते हैं तो उनका बन 130 120 हो सकता है और क्रिएटिन 12-13 हो सकता है। तो ये जो है गंदगी का लेवल, ये गंदगी का लेवल जब वो 4 घंटे में निकाला जाता है एफिशिएंटली, तो वो गंदगी लेवल रैपिडली ड्रॉप होने के कारण जो पानी है बाहर का वो अंदर वेसल के अंदर आ जाता है। क्या होता है उससे कि ये जो ऑस्मोलार शिफ्ट जो है वो ठीक से नहीं होता और उसके चलते आपका बीपी एकदम कम हो जाता है रैपिडली गंदगी निकालने के कारण। शॉर्ट में अगर उसको समझना है तो इसका इलाज क्या हो सकता है कि या तो गंदगी नहीं बढ़ाए, या तो अगर आपका गंदगी बढ़ने का रीजन है कि आपका डायलिसिस बहुत कम हो रहा है या कम घंटे हो रहा है या फिर आप कम फ्रीक्वेंसी से कर रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, प्रैक्टिकली आपको अगर आप खुद भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते होंगे कि अगर 2 डायलिसिस के बीच में वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको पूरा का पूरा निकालने जाते हैं तो बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकता। अभी एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर आपको कभी डायरिया हुआ हो जिंदगी में, तो 2-3 बार आप एक दिन में 2-4 बार जाते हो तो क्या हालत हो जाती है, एक वीकनेस आ जाता है, आप टोटली ड्रेन आउट हो जाते हो। तो डायरिया का वॉल्यूम ऐसा नहीं कि 3-4 लीटर निकल गया हो 2-3 बॉवल मूवमेंट्स में, लेकिन आप सोचिए कि आपके बॉडी से हम 4 घंटे में कभी कभी 4-4 लीटर तक निकालते हैं। तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता इतना वाटर लॉस को। उसके बाद वीकनेस आना, क्रैम्प्स आना, बीपी कम होना काफी कॉमन है। एक पर्टिकुलर वेट के ऊपर आपका वेट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बॉडी अडेप्ट नहीं कर सकती उतना वेट लॉस को इतने कम समय में। यही अगर आपको 4 घंटे का, अगर आपका से आप ऐसे लोगों में हो जो वेट गेन बहुत करते हो, 4-5 लीटर वेट गेन करते हो, तो अगर मैं 4 घंटे में वो 4 लीटर निकालूं और 8 घंटे में वो 4 लीटर निकालूं, तो आप 8 घंटे वाले सेशन को आराम से सहन कर पाएंगे, बट 4 घंटे वाले सेशन में काफी बार प्रॉब्लम होती है। तो इस सिचुएशन में आइदर आपको डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, या तो आपको टाइम बढ़ाना है, या तो आपको वेट गेन को कम करना है। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ड्राई वेट का गलत अनुमान लगाना। अभी ड्राई वेट मतलब क्या, ड्राई वेट मतलब ऐसा वेट कि मैं आपको डायलिसिस खत्म होने के एंड में ऐसे वेट पे छोड़ू कि आपको वो वेट पे कोई क्रैम्प्स, हाइपोटेंशन, बीपी की तकलीफ नहीं हो। उसके बाद आपके नेक्स्ट डायलिसिस टाइम तक आप वेट गेन करते हो, लेकिन इतना नहीं वेट गेन होता है कि आप डायलिसिस आते आते ब्रेथलेस हो जाते हो। समझ रहे हो? तो ऐसा वेट मुझे आपके बॉडी में ढूंढना है कि आप तकलीफ नहीं होते वो उस वेट को अचीव करते वक्त, और उस वेट से जो आपका वेट बाद में बढ़ता है हम आपको उतना लीवे दे देते हैं कि आप 2 किलो 2.5 किलो बढ़ा लो, और आपको 2-2.5 किलो बढ़ाने से इतना पानी नहीं बढ़ेगा शरीर में कि आप ब्रेथलेस हो जाओ। तो ये दोनों अगर मैं अचीव कर पाता हूं तो वो आपका ड्राई वेट है, नंबर 1। दूसरी बात, ड्राई वेट जो है किसी का फिक्स नहीं रहता है। अगर आप डायलिसिस कर रहे हो, अच्छे से खाना पीना खा रहे हो, काफी बार जो लोग डायलिसिस स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो यूरिया के कारण पहले खाना कम होता है, पहले रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, तो उनका वेट घटा होता है, और डायलिसिस चालू करने के बाद ये रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। आपको बोला जाता है कि आप प्रोटीन खाइए, अभी ये भी खाइए, दूध भी खाइए, सब ले लीजिए। तो डायलिसिस के बाद जब वो गंदगी निकल जाती है, आपकी भूख बढ़ती है, तो आप खाना खाना लग जाते हैं। तो खाना खाने के बाद में आपका एक्चुअल मसल वेट बढ़ना चालू होता है। मसल वेट जब बढ़ता है तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है डॉक्टर के लिए कि ये मसल वेट से वेट बढ़ा है या पानी के वेट से वेट बढ़ा है। पानी के वेट से वेट बढ़ा है तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन मसल वेट अगर बढ़ा है तो उसको अप्रोप्रिएटली ड्राई वेट को अप करना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है
जब ये इसको डॉक्टर स्किलफुली हैंडल करके अप्रोप्रिएटली आपका ड्राई वेट सेट करते हैं, तो आपको बीपी कम होना या क्रैम्प्स आने की तकलीफ कम हो सकती है। या अगर आपका वेट बढ़ा है और आपको मसल से वेट गेन हो रहा है, तो अच्छी बात है एक्चुअली कि आप खा रहे हो, आपका वेट बढ़ा है, तो उस वेट को अप्रोप्रिएटली अप करना जरूरी है। लेकिन काफी बार क्या होता है, पेशेंट जब डायलिसिस चालू करते हैं तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना भूल जाते हैं। उनको लगता है भाई डायलिसिस चल रहा है तो मिलने की जरूरत नहीं है। और इनिशियल स्टेजेस में, स्पेशली जब आप डायलिसिस से डायलिसिस में एंट्री करते हो, तो ये चेंजेस वेट में, बीपी में, दवाइयों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग चेंजेस आते हैं। उस समय पे आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। मैं तो कहूंगा आपको हमेशा आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट्स काफी महीनों तक आपके डॉक्टर से मिलते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ड्राई वेट की आ जाती है। दूसरी बात, अगर गलत ड्राई वेट किया है तो उस हिसाब से मैं ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करता हूं, और एक्स्ट्रा पानी निकाला जाता है, रैपिडली निकाला जाता है, उसके चलते आपको प्रॉब्लम आ सकती है बीपी के बाद में। दूसरी बात मैंने समझा है आपको नर्व की प्रॉब्लम। ये नर्व जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो डायबिटीज में कॉमनली पाई जाती है, तो वेसल्स का डायलेट होना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये नहीं हो पाता और बीपी कम हो जाता है। और पानी निकालने के बाद फिर वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो बीपी और कम हो जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया हार्ट की प्रॉब्लम से बीपी कम हो सकते हैं। तो हार्ट अगर प्रॉब्लम में है तो काफी बार आपका बहुत ज्यादा वेट सडनली रिड्यूस करना हार्ट टॉलरेट नहीं करता। कुछ ओल्ड टाइम में, अभी जैसे बाइकार्बोनेट वाले बात आते हैं डायलाइजेट, पहले टाइम पे एसिटेट वाले बात आते थे, उससे भी काफी बार बीपी कम होता था क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते थे वो एसिटिक एसिड के कारण। अभी काफी जगह पे ये नहीं है, बाइकार्बोनेट बात सी यूज होते हैं। लेकिन अगर कहीं पेरिफेरीज में यूज होता है अभी भी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसिटेट जो है, एसिटिक एसिड है, उसके चलते आपका ब्लड वेसल डायलेट होके आपका बीपी कम हो सकता है। दूसरी बात, बीपी दवाइयां। अब काफी पेशेंट्स को बीपी होता है और डायलिसिस में बीपी कम होता है, तो ऐसे समय पे टेक्नीशियन को बोलते हैं कि बीपी के दवाइयां मत खा के आना, करेक्ट। तो काफी बार अगर आपका बीपी कम हो रहा है डायलिसिस में, तो उस सिचुएशन के लिए ये बराबर सलाह है कि आप डायलिसिस के समय उस दिन या उसके पहले डायलिसिस के जो डोसेस है उसको आप ना ले, क्योंकि बीपी की दवाइयों से बीपी कम होने से क्या होता है, फिर पानी जब निकालने जाते हैं तो बीपी और कम हो जाता है और पानी निकाला नहीं जाता, फिर तो प्रॉब्लम आती है आपके ड्राई वेट को एक्चुअली अचीव करने में। और एक रीजन क्या हो सकता है बीपी कम होने का, आपका जो डायलाइजेट में सोडियम लेवल है, आपके डॉक्टर्स या टेक्नीशियन सेट करते हैं, अगर उसको काफी कम रखा गया तो क्या होता है, ये सोडियम आपका बीपी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये डायलिसिस वाला सोडियम है, जो बात के अंदर है उसकी बात कर रहा हूँ, जो मशीन पे लगाते हैं। अगर सोडियम कम रखा गया काफी बार, तो आपका बीपी कम हो सकता है। इसका मतलब क्या, मैं सोडियम हाई कर सकता हूँ? आप हाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हाई ही रखा एंड तक, तो आपके बॉडी में सोडियम लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। और उससे क्या होता है, फिर आपको थर्स्ट महसूस होता है और आप बहुत पानी पीते हो और वेट गेन होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोडियम कम होना रखना जरूरी है और बढ़ाना एज अ काउंटर इंट्यूटिव मेजर हम करते हैं। बढ़ाना और कम करना आप अपने डॉक्टर से पूछ के करिए, क्योंकि आपको मैं ना एकदम लो सोडियम पे घर भेज सकता हूँ, ना मैं आपको हाई सोडियम पे घर भेज सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक प्रॉब्लम है। और इन दोनों का एडजस्ट करना आपके डॉक्टर्स बखूबी जानते हैं, आपके टेक्नीशियंस भी काफी बार जानते हैं। बट ये प्रॉब्लम के कारण आपका बीपी कम हो सकता है। हार्ट में जब पंपिंग होता है तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी आपका बीपी कम ज्यादा हो सकता है। शॉर्ट में कहूं तो हार्ट की प्रॉब्लम वापस अरिथमियाज या हार्ट के बाजू में पानी डेवलप होना, जो लोग कम डायलिसिस करते हैं उनके यूरिया और यूरीमिया के कारण हार्ट के बाहर जो कवर है उसमें पानी आ जाता है, और उसके कारण भी आपको बीपी कम होने की संभावना होती है। और ये अरिथमिया या इस तरह का पानी जमना एक रिस्की सिचुएशन है। रेयरली आप अगर डायलाइजर नया यूज करते हैं तो उसके रिएक्शन के चलते बीपी कम होता है, सांस में तकलीफ होती है, वीजिंग, अस्थमा जैसा अटैक होता है। ये आजकल बहुत रेयर है इस तरह का रिएक्शन आना। इसके बाद कुछ हार्मोन्स की मैंने बात करी है, जो मैं आपको वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होना और कुछ हार्मोन के सिक्रीशन के कारण आपका बीपी कम हो सकता है। अभी रीजंस तो बहुत हो गए, तो ट्रीटमेंट क्या है? अगर सिंपली बोलूं तो ट्रीटमेंट आपके रीजन से रिलेटेड होता है। किस कारण से आपका बीपी कम है,
इस उस कारण को ट्रीट करने से आपका बीपी एडजस्टमेंट हो सकता है। अभी जैसे मैंने रीजंस काफी बताए, तो ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से अलग अलग है। लेकिन जनरल ट्रीटमेंट क्या है, अगर मुझे बीपी कम होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो एक है कि आपका उस समय इमीडिएटली यूएफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो रिमूव करना चाहिए, बंद करना चाहिए रिमूवल, या तो उसका रेट को कम करना चाहिए। अगर आप 800 या 1 लीटर पर घंटे निकाल रहे हो तो उसको 500 कर दो, 750 कर दो, जो टॉलरेबल लेवल है, याद रखिए। तो पहले तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन स्टॉप या कम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, बीपी कम होने से, ब्रेन का सर्कुलेशन कम होने से चक्कर वगैरह आता है, लाइट हेडेडनेस, तो काफी बार हम पेशेंट का पोजीशन उल्टा कर देते हैं, हेड लो लेग्स ऊपर कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ठीक है, हेड लो और पैर ऊपर करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है इफेक्टिवली, तो आपका ब्लड फ्लो भी जो रेट है, जो किस किस लोगों में 400 भी होता है, 450 भी, उसको भी कम करने से बीपी ऊपर आ जाता है। उसके बाद अभी हमने ये तो कर लिया, अभी हम बीपी को और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो वॉल्यूम आपका निकाला गया है, अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं सलाइन से, तो क्या होगा कि आपका बीपी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। उस कुछ पहले जमाने में मैनिटॉल भी यूज होता था, कभी कभी डेक्स्ट्रोज भी यूज होता है उस चीज के लिए काफी जगहों पे। तो ये सब जो चीजें, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है, इससे क्या होता है कि बीपी थोड़ा बढ़ जाता है काफी। अभी हम लोग जनरली सलाइन का प्रयोग करते हैं, और सलाइन आपको देते हैं हाफ, मतलब 400 ml 500 ml, जो सुटेबल है आपके बीपी को ऊपर लाने के लिए, वो सलाइन हम देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको जेन्युइनली पानी निकालने की जरूरत है और बीपी कम हो रहा है और उसके लिए मैं सलाइन दे रहा हूँ, तो जितना मैंने निकाला उसको वापस मैंने ऐड कर दिया, तो आप एक नेट बैलेंस क्या होता है आपका सेम रहता है, आप ज्यादा लूज करते नहीं है वेट को। तो ये एड्रेस करना जरूरी है काफी बार कि क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, आप अपना ड्राई वेट देख सकते हैं, क्या आपका ड्राई वेट बराबर है, क्या आपको हर बार क्रैम्प्स आते हैं एंड में, या क्या आप इतना गेन करते हो कि वो निकालने के कारण क्रैम्प्स आ रहे हैं। ये आपको खुद समझना चाहिए, आपके डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वेट बढ़ रहा है लेकिन मुझे स्वेलिंग दिख नहीं रहा है पैरों में, तो पॉसिबल है कि आपका एक्चुअली बॉडी वेट बढ़ रहा है, और आप अपने डॉक्टर से बात करके आपका ड्राई वेट अप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अभी जो डायलिसिस में पानी निकालते हैं उसमें अलग अलग तरह के प्रोफाइलिंग मशीन्स में अवेलेबल है। उसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम आपका स्टेडी लेवल पे निकाल सकते हैं पानी, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, बट अगर आपका वेट गेन ज्यादा है तो ऐसे टाइम पे हमको टाइम बढ़ाना पड़ेगा अगर एक स्टेडी रेट से निकालना है। दूसरी बार हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ लोगों में जो रिफिलिंग का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि वेसल के अंदर से हम पानी निकाल देते हैं और जो बाहर का टिश्यू पानी है वो वापस वेसल में आता है। अगर ये रेट स्लो है, ये रिफिलिंग का रेट अगर वेसल का स्लो है, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोफाइल्स है जिसमें हम क्या करते हैं कि आपका क्विकली समझो 20 मिनट कंटिन्यू ज्यादा पानी निकालते हैं, उसके बाद हम आपका 20 मिनट यूएफ स्टॉप कर देते हैं। तो उस स्टॉप फेज में क्या होता है, ये पानी को इधर अंदर आने में हेल्प होता है, ब्लड वेसल के बाहर वाला पानी ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है। फिर हम वापस 20 मिनट के लिए फास्ट निकालते हैं, फिर 20 मिनट ब्रेक देते हैं। तो ऐसे प्रोफाइल्स अवेलेबल है आपके मशीन पे। आपके डॉक्टर से की सलाह से आप मतलब पूछ सकते हो उनको। कभी कभी कुछ लोगों को उसमें फायदा होता है, खासकर उन लोगों में जिनमें ये ब्लड के बाहर का जो पानी है वो तेज गति से वापस अंदर नहीं आ पाता। ऐसे लोगों में स्टार्ट स्टॉप, मतलब यूएफ निकालो थोड़ी देर बंद करो, निकालो थोड़ी देर बंद करो, यूएफ निकालो थोड़ी देर बंद करो, ये प्रोफाइल्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोडियम मॉडलिंग और सोडियम प्रोफाइलिंग जो है, उसका क्या मतलब है कि अगर आपको बीपी कम होता है तो हम आपका सोडियम हाई रखते हैं स्टार्ट में, से 144 मशीन के ऊपर, और हर घंटे आपका सोडियम कम करते करते आप जब घर जाने का टाइम होता है 4 घंटे के एंड में, तो आपका 136 138 पे लाके रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, इनिशियली जब सोडियम हाई रहता है तो वो बीपी को मेंटेन करता है, और आप जब पानी निकालते हो तो वो पानी निकालने के बाद भी बीपी को ड्रॉप नहीं होने देता है। तो ये सोडियम प्रोफाइलिंग है। लेकिन मैं आपको क्या ऑल थ्रू 144 पे रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है आप घर जाते समय 144 सोडियम लेके जाओगे तो आपको बहुत थर्स्ट आएगा, और थर्स्ट के कारण आप पानी बहुत पियोगे, और जो पानी हमने यहाँ निकाला उतना आप फास्ट गेन कर लोगे। इसके लिए ये प्रोफाइल करते हैं, मॉडल करते हैं। स्टार्ट में सोडियम हाई रहता है और बाद में धीरे धीरे हर एक घंटे में उसको नीचे नीचे लाते हैं, ताकि जाते समय तक आपका ब्लड सोडियम और मशीन का सोडियम सेम लेवल पे आ जाए। उसके बाद अगर एसीटेट बफर कहीं यूज कर रहे हैं तो उसको बाइकार्बोनेट बफर यूज करना चाहिए, तो उससे भी आपका बीपी स्टेबल रहेगा। टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे मैंने बताया, अगर शरीर में गर्मी है तो ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं
और हीट को डिसिपेट कर देते हैं। और डायलेट करने से ब्लड वेसल, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड वेसल बड़ा हो जाता है साइज में, डायमीटर में, उससे क्या होता है बीपी कम हो जाता है। और अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ, जैसे ठंडी का समय है, तो ब्लड वेसल्स छोटे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हीट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, और ये छोटे होने के बाद में बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं ब्लड के फ्लो को, तो बीपी बढ़ता है। तो अगर आपका बीपी कम होने का प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके मशीन पे जो डायलिसिस का टेम्परेचर है वो कम कर सकते हैं, 35.5 रख सकते हैं, नॉर्मल जो 36.5 होता है 1 डिग्री कम कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। और लास्ट में जो आपका लीस्ट फेवरेट चॉइस है, अगर किसी डायलिसिस से पूछो आपका चॉइस डायलिसिस बढ़ाना है या कम करना है फ्रीक्वेंसी, तो सब लोग बोलते हैं कम ही करना है। बट कभी कभी कुछ लोगों में जिनमें वेट गेन बहुत ज्यादा है, जिनमें डायबिटीज है, जिनमें नर्व प्रॉब्लम्स है, जिनका बीपी बहुत कम स्टार्ट से ही रहता है, जिनका ब्लड वेसल्स जो टिश्यू फ्लूइड है वो ब्लड वेसल के अंदर फास्ट में नहीं आता है, ऐसे लोगों में बहुत डिफिकल्ट होता है आप उस 4 घंटे में उस सारे वेट गेन को निकालो। तो ऐसे टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लंबा डायलिसिस ले लो, जब आपने सुना होगा नॉक्टर्नल डायलिसिस या होम डायलिसिस जो लोग करते हैं, जो 8-8 घंटा करते हैं 3 बार, वो एक ऑप्शन आपके सामने है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंट डायलिसिस, जिसमें आप शॉर्ट ड्यूरेशन बट हफ्ते में 4 या 5 बार डायलिसिस करो, 2 या 3 घंटा करो बट 5 बार करो। इसमें क्या होता है कि इनिशियल जो वेट गेन है, वो पानी जो निकालना चाहते हैं उस समय पे बीपी होल्ड करता है, लेकिन जैसे 2-3 घंटे के बाद आप कंटिन्यू करते हो तो बीपी ड्रॉप होता है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो शॉर्ट फ्रीक्वेंट डायलिसिस या लॉन्ग डायलिसिस 8-8 घंटे वाले नॉक्टर्नल डायलिसिस, ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं। उसके साथ साथ में हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उसको ठीक करिए, हार्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, उससे आपका बीपी भी बेटर हो सकता है। कुछ लोगों को हम पर्टिकुलर मेडिसिन दे सकते हैं डायलिसिस स्टार्ट करने के पहले, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है। मिडोड्रिन नाम की मेडिसिन काफी बार इस सिचुएशन में यूज होती है, जिससे आपका बीपी बढ़ जाता है और फिर पानी निकालने में हेल्प होता है। साथ ही साथ कुछ और चीजें जो है जिसमें अवॉइडेंस ऑफ फूड, अगर आपने देखा होगा, अगर आपके एक्सपीरियंस या आपके बगल वाले पेशेंट का एक्सपीरियंस आप देखो, तो खाना खाने के बाद में काफी बार बीपी कम होता है। तो माना जाता है कि जब खाना खाते हैं तो जो पेट की तरफ ब्लड सप्लाई डाइजेशन के लिए ज्यादा चले जाता है, उसके कारण बीपी कम होता है। तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस है तो आप अवॉइड करिए डायलिसिस के दौरान खाना खाना, या तो पहले या तो बाद में आप खाना खा लीजिए। कुछ मेडिसिन कार्निटीन जैसी मानी जाती है, हेल्प करती है, बट किसी को हेल्प होता है, किसी को हेल्प नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शंस होते हैं कुछ दवाइयों की इन्फ्यूजन्स देना, जो कॉमन प्रैक्टिस में यूजफुल नहीं है। तो ये शायद आपको ठीक से चार्ट नहीं दिखे, लेकिन ये जो सिचुएशंस है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है, वो एक साथ इसमें डाली गई है, जो यूरोपियन बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस है उनके हिसाब से बीपी अगर कम होता है तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, यूएफ को रोक देना चाहिए, पेशेंट का हेड नीचे पैर ऊपर करना चाहिए, सलाइन जरूरी है तो सलाइन दे दीजिए, और आपका ब्लड फ्लो और डायलिसिस फ्लो दोनों को कम कर लीजिए। ये इमीडिएट स्ट्रैटेजीज है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, आपका ड्राई वेट को रीअसेस करिए, आपका यूएफ रेट ऑफ रिमूवल जो है उसको रीअसेस करिए। शायद आपका रिफिल ठीक से नहीं हो रहा है वेसल के अंदर, इसके लिए उतना रेट से आप यूएफ नहीं निकाल सकते। आप खाने में सोडियम और पानी इसको कम करें ताकि वेट गेन कम हो, और वेट गेन कम हो तो उतना पानी 2 लीटर पानी निकालना 4 घंटे में और 4 लीटर पानी निकालना 4 घंटे में बहुत डिफिकल्ट है। 4 लीटर निकालना 2 लीटर निकालना आसान बन सकता है काफी। तो आप अगर सॉल्ट और वाटर का गेन कम रखे तो आपका पानी निकालना इजी हो सकता है। खाने के समय, डायलिसिस के समय फूड अवॉइड करें खाना। आपका बीपी का दवाई आप डॉक्टर के साथ पूछ सकते हो कि डायलिसिस के पर्टिकुलर डे क्या मैं दवाइयां कम या स्किप कर सकता हूँ, बट बेटर रहेगा आप डायलिसिस आपके डॉक्टर से ये बात करके डिसीजन ले लिए। साथ ही में आपका डायलिसिस कंपोजिशन जैसे सोडियम और वो सब जो मैंने बताया, वो आप डिस्कस कर सकते हैं आपके डॉक्टर्स के साथ। इसके साथ भी अगर आपको फायदा नहीं होता है तो सेकेंड लाइन मेजर्स क्या है, आपका डायलिसिस है उसको हम ठंडा कर सकते हैं ताकि बीपी बढ़े, या फिर आपको हार्ट और ये सब चेकअप कर लीजिए कि उसके कारण तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और उससे भी अगर कुछ समाधान नहीं मिला तो फिर आपका डायलिसिस का टाइम बढ़ा सकते हैं। यह है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। और उसके बाद भी नहीं फायदा हो रहा है तो लास्ट में आप आइदर कुछ दवाइयां जैसे मिडोड्रिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
या फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट डेली कर सकते हैं डायलिसिस, या तो लॉन्ग नॉक्टर्नल डायलिसिस कर सकते हैं, या फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं तो आप हीमो से पेरिटोनियल डायलिसिस का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शंस है बेस्ड ऑन आपको कैसे फायदा होता है। इनिशियल में इससे फायदा नहीं है तो ये सब ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसका मतलब इतने सारे अलग अलग इश्यूज भी हैं। तो बीपी कम होना ये कोई सिंपल उसका फिक्स नहीं है। ये काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काफी बार डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी कम होना, डायलिसिस कम घंटे लेना, या वेट गेन बहुत ज्यादा होना, या ड्राई वेट में गड़बड़ी होना, ये 4 कारण मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। अगर आपको मालूम है आपसे गड़बड़ी हो रही है, वेट गेन हो रहा है, सॉल्ट गेन हो रहा है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं ये सब प्रॉब्लम्स। ये उसी तरह को दिखाया गया है कि अगर आपका डायलिसिस के बीच में लॉन्ग गैप है, जैसे कि कुछ लोग कम डायलिसिस करते हैं हफ्ते में 2 बार, तो उस समय पे आपको देखना है कि आपका वेट गेन ज्यादा नहीं हो, क्योंकि आपके लंबे समय में आपका वेट गेन ज्यादा होगा तो 4 घंटे में वो पानी निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपका शॉर्ट गेन है, मतलब डायलिसिस आप 3 बार कर रहे हो और वेट और आपका गैप छोटा है, तो अभी हमने जो सब चीजें डिस्कस की वो आपको एप्लीकेबल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि बीपी कम होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। जो डायलिसिस रिलेटेड चीजें हमने देखी, उसके साथ में आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी बीपी की सिचुएशंस या बीपी कम होने के सिचुएशंस आ सकते हैं, जैसे स्ट्रोक का होना, या ब्लीडिंग, या सीजर, या डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जिसको कहते हैं। तो अन्य ब्रेन की चीजें, न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखनी है। अन्य तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, हार्ट फेलियर, अरिथमियाज, एक्यूट हार्ट अटैक्स, कार्डियक टैम्पोनार्ड्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब सिचुएशन से भी बीपी कम होता है। उसके साथ साथ बीपी होने के अन्य कारण जो है, जिसमें आपको डायलिसिस रिएक्शंस, या इन्फेक्शंस, या इंटरनल ब्लीडिंग, या आपके बॉवेल्स में ब्लड सप्लाई कम होना, बीपी कम होने के कारण, ये सब चीजों से भी बीपी कम होता है। तो जैसे आप बीपी कम होने के लिए डायलिसिस की तरफ देख रहे हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ में और भी कुछ बॉडी में खराब नहीं है, वो भी देखना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर साहब से बैठ के डिस्कस करना जरूरी होता है। आपका वेट गेन्स क्या है, आपका ड्राई वेट्स क्या है, आपका बीपी कब कम होता है, स्टार्ट से कम है या सिर्फ एंड में कम होता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर को हेल्प करेगी इंफॉर्मेशन देने में कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है। साथ ही साथ बीपी का मेडिसिन का भी रिव्यू आप उनसे करा सकते हैं। तो ये रहा बीपी कम होने के प्रॉब्लम्स। अब बीपी बढ़ना डायलिसिस में ये भी होता है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बीपी कितना भी आप करो कम ही नहीं होता, और डायलिसिस के दौरान तो और शूट होता है, चालू होता है 140 से और डायलिसिस खत्म होते होते तो 200 220 पहुंच जाता है। तो इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन, इस बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर आपका बीपी ऊपर वाला सिस्टोलिक 10 से ज्यादा बढ़ जाता है प्री टू पोस्ट डायलिसिस के दौरान, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ऐसा होता है तो आपको इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन है ऐसा माना जाएगा। 5 से 15% लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। और टिपिकली जिनमें प्रॉब्लम आती है, ये किस तरह के पेशेंट्स होते हैं? ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो एल्डरली एज के हैं, जिनका ड्राई वेट कम होता है, जिनमें ब्लड वेसल के बाहर जो पानी है वो काफी हद तक है, लेकिन ये समझ में नहीं आता, ये दिखता नहीं है। ये आपको ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं इनमें पानी है, बट ये हिडन होता है पानी। काफी बार हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स में जब हमने ड्राई वेट, अब देखते हैं पैर में स्वेलिंग नहीं है और कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन हमने धीरे धीरे ड्राई वेट धीरे धीरे करके जब नीचे करने की कोशिश करी तो 2-2, 3-3 किलो तक ड्राई वेट कम होने तक इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इतना पानी छुप सकता है शरीर में, ये समझना जरूरी है। ये ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो लो सीरम क्रिएटिन वाले हैं, लो सीरम एल्बुमिन वाले हैं। इसका क्या मतलब है कि क्रिएटिन कम होने से बीपी क्यों बढ़ना चाहिए, एल्बुमिन कम होने से बीपी क्यों बढ़ना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिन या एल्बुमिन है, बट ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत वीक है, जिनका मसल मास इतना कम है कि क्रिएटिन बनता ही नहीं है, जो खाना इतना खाते ही नहीं है, एल्बुमिन इतना बढ़ता ही नहीं है कि उसका कुछ प्रोटीन बन से कुछ क्रिएटिन बने। तो बेसिकली इसका मतलब ये पेशेंट माल नरिश्ड, बहुत पतले दुबले,
बहुत यूरेमिक यानी डायलिसिस अच्छा नहीं करते, ऐसे वाले पेशेंट्स हो सकते हैं। और एक्चुअली ये पेशेंट्स में खासियत ये भी होती है कि इनमें एक्चुअली बहुत ज्यादा एंटी हाइपरटेंसिव का यूज भी होता है। तो आपको सरप्राइज होगा कि आप एंटी हाइपरटेंसिव यूज करने के कारण भी बीपी आपका, या यूज होने के बाद भी आपका बीपी ज्यादा होता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में। तो ये पेशेंट प्रोफाइल है, एल्डरली एज, बहुत पतले पेशेंट्स, ड्राई वेट का कम होना, हिडन वाटर, लो क्रिएटिनिन एल्बुमिन, और बहुत ज्यादा बीपी की दवाइयां यूज करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में खासकर बीपी बढ़ता है डायलिसिस के दौरान। और उसके रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन से देखिए। अभी जो हमने आपको सभी बातें आपके लो बीपी के टाइम पे डिस्कस की, वो सभी फैक्टर्स हाई बीपी के लिए भी आते हैं, लेकिन सिचुएशन कैसी उल्टी होती है देख लीजिए। अभी सोडियम, अगर हमने जो बात की, सोडियम लोडिंग किया डायलिसिस में, आपका डायलिसिस सोडियम ज्यादा रख दिया तो सोडियम बीपी को बढ़ाता है, जैसे हमने बताया। तो अगर आपके डॉक्टर या टेक्नीशियन ने वो सोडियम को कम नहीं किया एंड ऑफ डायलिसिस तक, तो उससे आपका बीपी हाई रहेगा। अगर आप वॉल्यूम ओवरलोड में हो, यानी आपका वेट गेन बहुत ज्यादा है, पानी बहुत पीते हो, सॉल्ट बहुत खाते हो, उससे आपका बीपी डायलिसिस के दौरान बढ़ता है। क्या होता है कि ये पानी निकालने के लिए जब आप शरीर से खींचना चालू करते हो पानी, तो नेचुरल है कि बीपी कम होगा। और ये बीपी जब कम होना चालू होता है तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है बीपी बढ़ाने का, वो किक इन होता है। वो कौन सा मैकेनिज्म है? ये है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दो सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब ये सिस्टम एक्टिवेट होकर इफेक्टिव काम करते हैं तो एक्चुअली बीपी कम नहीं होने देते, बट बीपी बढ़ा देते हैं। तो इन सिस्टम को एक्टिवेट होना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण आपका बीपी ज्यादा बढ़ता है। उसके साथ में ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम, जिसमें आपके एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन करते हैं। कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम, जिसमें कुछ हार्मोन जो वे जो बीपी बढ़ाने वाले ज्यादा सीक्रेट होते हैं। और कभी कभी जो आप बीपी की दवाइयां खाते हैं वो डायलिसिस के दौरान डायलिसिस के साथ बाहर निकल जाती है। तो अगर ऐसी दवाइयां आप लेते हैं तो काफी बार ये दवाइयां बॉडी से निकल जाने के बाद भी आपका बीपी बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स के साथ साथ जो इंजेक्शन देते हैं ब्लड बढ़ाने के लिए, एरिथ्रोपोइटिन, ये इंजेक्शन जब आईवी दिया जाता है उससे भी बीपी बढ़ता है कुछ कुछ लोगों में। तो ये चुनिंदा फैक्टर्स है जिसमें आपका बीपी डायलिसिस के टाइम बढ़ सकता है। और जो फैक्टर्स मैंने आपको डिस्कस करे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्टर्स में? तो जितना बड़ा सर्कल है उतना उस फैक्टर का इंपैक्ट है। अगर वॉल्यूम ओवरलोड है आपका तो वो सबसे इंपैक्टफुल। अगर आपका वेट बहुत बढ़ता है तो उस पानी को निकालते समय आपके हार्मोनल सिस्टम्स एक्टिवेट ज्यादा होते हैं और आपका बीपी ज्यादा बढ़ सकता है। तो वेट गेन ज्यादा होना बीपी बढ़ने का एक मुख्य लक्षण है। जैसे वेट गेन ज्यादा होना बीपी कम करने में भी प्रॉब्लम, मतलब बीपी कम भी कर सकता है, क्योंकि पानी निकलने के बाद आपका वेसल्स जो रिएक्शन सिस्टम एक्टिवेट होने चाहिए वो ठीक से होते नहीं है। इन पेशेंट्स में सिस्टम अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं और बीपी को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या है देखिए, ये सिस्टम का एक्टिवेट होना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पानी ज्यादा निकालने जाओगे तो ये सिस्टम्स एक्टिवेट होगी और ये बीपी को बढ़ाएगी। सोडियम गेन, अगर आपका सोडियम ज्यादा रखा जाता है, आपके ब्लड के हिसाब से सोडियम 144 रखा गया और उसको नीचे नहीं लाया गया बाय एंड ऑफ डायलिसिस, तो आपका बीपी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ में जो अलग सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उससे भी आपका बीपी बढ़ाने में मदद होता है। उसके बाद फिर कुछ हार्मोन के रिलीज होना, इलेक्ट्रोलाइट का अप डाउन होना डायलिसिस के टाइम पे, या बीपी का दवाई डायलिसिस के टाइम पे जो निकल जाता है डायलिसिस के पानी के साथ में, तो फिर उसका इफेक्ट नहीं रहता तो फिर बीपी बढ़ जाता है। और आईवी एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देना, इससे भी बीपी बढ़ता है। तो अभी जब ये सब कॉजेस है तो इसको कैसे हैंडल करें, तो प्रिवेंट और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो एक एक सिस्टम या एक एक प्रॉब्लम को लेके हम इसको देखते हैं। अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है और सोडियम का प्रॉब्लम बन रहा है तो आप आपका पहले तो ड्राई वेट देख लीजिए, क्या आपका ड्राई वेट कम करना जरूरी है। आप डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, आप शॉर्ट डायलिसिस नहीं करिए। आपका सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके ब्लड कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से डॉक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए अगर आप बोल दें या उनकी नजर में लाए कि आपका ब्लड सोडियम इतना है बट मेरा डायलिसिस में सोडियम इतना हाई रहता है, तो वो एडजस्ट आपके डॉक्टर्स कर सकते हैं। आप सॉल्ट इंटेक को कम रखिए,
और सोडियम कंटेनिंग ड्रग्स या प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। इससे आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन जो है, जो प्रॉब्लम है, उसमें आप खासकर ये वेजोडाइलेटिंग बीटा ब्लॉकर्स करके ड्रग्स हैं, जिसमें अगर आपको ड्रग लेते हैं तो कार्वेडिलॉल का ड्रग है। ऐसा पाया गया है कि इस ड्रग से बीपी कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर ड्रग्स। ठीक है। फिर जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट अगर होता है तो उसके लिए जो ड्रग्स है, वो जो आपके सुना होगा टेलमिसर्टान वगैरह, उस टाइप के ड्रग्स है, वो ज्यादा फायदे के आते हैं। अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है तो आप डायलिसिस को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ताकि ये सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो। फिर कुछ अल्फा बीटा ब्लॉकर्स जैसे ड्रग्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये रीनल डिनर्वेशन एकदम लास्ट स्टेज या जनरली नहीं करते, एक थियोरेटिकल ऑप्शन है, प्रैक्टिकली इसको नहीं करते, तो ये आप अपने डॉक्टर्स से डिस्कस करके करा सकते हैं। अगर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो डायलिसिस के थ्रू निकल सकती है तो आप डॉक्टर्स को डिस्कस करके आप ऐसी दवाइयों में चेंज कर सकते हो जो डायलिसिस के दौरान भी नहीं निकल जाए। और अगर आपका इंजेक्शन ईपो आईवी दिया जा रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो उसको सबक्यूट ले ले डायलिसिस के बाद में, और देखना कि इससे कभी आपको फायदा हो सकता है। और लास्ट में वही वापस होता है कि आपका पानी निकालना मकसद है, लेकिन आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है उस रेट ऑफ रिमूवल को, और इधर वो ज्यादा रिएक्ट कर रही है जिसके चलते आपका बीपी बहुत बढ़ रहा है, या तो वो रिएक्ट करने के काबिल नहीं है जिसके चलते बीपी आपका कम हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके आइदर डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है या डायलिसिस का टाइम बढ़ाना है, और वो आपके बॉडी रिएक्शन के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने में। तो सेम फैक्टर्स बीपी बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सेम फैक्टर्स बीपी कम करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और उसका एडजस्टमेंट आप डॉक्टर्स को पूछ के जिस दिशा में करना चाहे वो कर सकते हो। लेकिन बॉटम लाइन समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम्स तब आती है जब आपका जितना पानी निकालना जरूरी है उस निकालते वक्त, उस सिचुएशन के वक्त आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स वेरिएबल हो सकता है। कभी कभी बॉडी स्ट्रांगली रिएक्ट करते, पानी निकाला जा रहा है, मेरा बीपी कम हो रहा है, तो मैं रिएक्ट करके बीपी को बढ़ा देती है, और कभी कभी बॉडी उस रिएक्शन के काबिल नहीं होती, बीपी कम होते हुए भी या कम हो रहा है उसके बावजूद बढ़ाने के काबिल नहीं रहती और बीपी कम हो जाता है। तो मोस्टली डिपेंड करता है आपके बॉडी के रिस्पॉन्स पे, लेकिन ये रिस्पॉन्स आप एडजस्ट कर सकते हैं ये सब पैरामीटर्स को मैनेज करके। तो आपको अभी समझ गया होगा कि ये इतना आसान नहीं है समझना हर पेशेंट में क्यों है, और ये इंफॉर्मेशन आना जरूरी है। और डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस के टाइम हर बार राउंड्स पे आपके आते नहीं है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन आपके डॉक्टर को देना जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम्स कब आते हैं, कौन से घंटे में आते हैं, आपका वेट गेन क्या होता है, क्या आप स्किप करते हो डायलिसिस, क्या ये कभी कभी वाली सिचुएशन वाला प्रॉब्लम है या हमेशा प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे मेरा बीपी का प्रॉब्लम है, कम होता है, ज्यादा होता है, इतना बोल के जाओगे, और आप सेंटर में कहीं और होते हो, डॉक्टर कहीं और होता है, काफी पेशेंट्स को तो वेट गेन पता नहीं होता उनका कितना है, काफी पेशेंट्स को ड्राई वेट नहीं मालूम होता है उनका, काफी पेशेंट्स मिस करते हैं डायलिसिस। तो देखिए, अगर ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर को नहीं मिलता है तो आपका डॉक्टर आपको कभी हेल्प नहीं कर सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू हेल्प, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स है आप देख रहे हैं जो बीपी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें से आपके सिचुएशन में आपको कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये इंफॉर्मेशन के सिवा डॉक्टर्स नहीं आपको हेल्प कर पाएंगे। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाए, मेरी सलाह है पहले तो डॉक्टर के पास जाएं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 90% पेशेंट डॉक्टर को 6-6 महीने साल भर मिलते नहीं। सबसे गलती वहां सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उनको लगता है आप डायलिसिस पे आ गए तो अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है। आपके रिपोर्ट्स देखना, दवाई एडजस्ट करना, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, ये भी डॉक्टर आपका हेल्प कर सकते हैं। और आप जब जाओ तो इन्फॉर्मेशन लेके जाओ डॉक्टर के पास, क्योंकि याद रखिए डायलिसिस सेंटर्स में डॉक्टर्स नहीं आते, और ऐसा हो सकता है आपका इवनिंग शिफ्ट है और डॉक्टर मॉर्निंग शिफ्ट में राउंड लेके चले, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलता है तो वो आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते कभी कभी। तो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कभी कभी, बट विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर, शुक्रिया। आपने एकदम सरल भाषा में बता दिया कि हम सब समझते हैं कि हाई बीपी बहुत खतरनाक है, लेकिन हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी उतना ही खतरनाक है।
इनफैक्ट ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा। और दूसरी बात मुझे अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि हमें अपने ट्रीटमेंट में भाग लेना कितना आवश्यक है, कि ये ना समझे कि बस डायलिसिस हो गया और सब डॉक्टर राम भरोसे, डॉक्टर साहब देख लेंगे। सचिन, दिस इज यू हिट द नेल ऑन द हेड। मैं बोलता हूँ कि देखिए, इट इज अ टू वे स्ट्रीट। आप डॉक्टर के पास आके बस बैठ जाओ सामने कि डॉक्टर हेल्प करेगा। डॉक्टर तब हेल्प करेगा जब उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। और डायलिसिस पेशेंट्स अगर खुद के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अभी मैं कितनी बार मैं पेशेंट को पूछा आपका ड्राई वेट क्या है, 2 किलो, 3 किलो, मतलब इतना बेसिक कंसेप्ट भी कभी कभी उनको नहीं मालूम होते हैं। और ये काफी बार लैक ऑफ एजुकेशन भी है। बट ये अगर इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को नहीं दी जा सकती, और अगर आप कहीं और सेंटर में डॉक्टर कहीं आप कंसल्ट करते हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से। जो एक प्रश्न आया है अभी भी फेसबुक पर लाइव पर, वो कहते हैं कि शायद इनको डायबिटीज है, और वो कहते हैं कि शुगर लेवल क्यों कंट्रोल नहीं होता है परफेक्टली डायलिसिस पेशेंट में इंसुलिन लेने के बावजूद, और अगर इंसुलिन बढ़ा दिया जाए तो शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है। तो और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये हाइपरटेंशन है, तो आई गेस उनका बीपी थोड़ा ज़्यादा है। तो हाइपरटेंशन और शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करें, उनका शुगर लेवल शायद ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या देखिए, कोई कनेक्शन मेरा है दोनों में? सचिन, मेरा मानना, अभी इनका तो काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट हाँ। डायबिटीज के बारे में मेरा खुद का मानना है कि अगर डायबिटीज डायबिटीज ट्रीटमेंट करना ये पेशेंट का खुद का काम है, ये डॉक्टर का काम नहीं है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कम क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है, ये आप जानते हैं। मैं ऑफिस में बैठ के कैसे जानूंगा आपने वड़ा पाव खाया या चपाती खाया या सलाद खाया खाने में? मतलब डाइट में कुछ रिव्यू करने की जरूरत है। देखिए, आप खाना हर बार चेंज होता है, और मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपका खाना सेम रहे। अगर खाना चेंज होगा तो शुगर चेंज होगा, और अगर शुगर चेंज होगा तो डोज सेम रख के कैसे उम्मीद करते हैं कंट्रोल रहे? अच्छा। तो पॉइंट ये बनता है कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं और आपने कहीं पार्टी में गए और आपने वड़ा पाव खा लिया है, बटाटा खा लिया है, आपने चावल खा लिया है या मीठा खा लिया, तो आपको खुद समझना है कि आज मैंने मीठा खाया है, मैं शुगर चेक करूं, मेरा ज्यादा है तो मैं 4 यूनिट ज्यादा ले लूं। हम्म। प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट खुद के केयर में इन्वॉल्व नहीं है। यस। वो उम्मीद करते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको लिख के दे दे कि 22, 24, 22। अब ये 22, 24, 22 उपवास के दिन भी वैसे ही होता है और पार्टी वाले दिन भी वही रहता है। तो आप डॉक्टर्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अगर डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो मेरा मानना है कि ये पेशेंट का प्रॉब्लम, ये डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि शुगर इतना होने पे आप इतना यूनिट ज्यादा कर लीजिए, इतना होने पे इतना कर लीजिए, लेकिन शुगर चेक करना, आप क्या खा रहे हैं उसके हिसाब से डाइट डोज अप डाउन करना, ये आपका काम है। और ये हर मिनट, हर डाइट, हर मील के साथ शुगर चेंज होगा। कोई डॉक्टर एंटिसिपेट नहीं कर सकता है कि आप हर बार ये करो। अगर आपका डाइट प्रिटी मच स्टेडी है, आप ज्यादा पार्टी वार्टी या अनाप शनाप नहीं खाते हो, तो एक शुगर लेवल एक पर्टिकुलर रेंज में अप डाउन होते रहेगा। लेकिन आप पार्टीज करते हो, खाना खाते हो, तो बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगे। कौन सा डॉक्टर आपको ये एंटिसिपेट करके बोल देगा? इम्पॉसिबल है। अनलेस यू ट्रीट योरसेल्फ, यू कैनॉट गेट शुगर अंडर कंट्रोल। डायलिसिस में शुगर कम होते हैं कुछ कुछ लोगों के, वो डिपेंड करता है आप डायलिसिस के लिए आए हो, आप इंसुलिन शॉट लेके आए हो और डायलिसिस में कुछ खाया नहीं। हाँ। और डायलिसिस के टाइम कभी कभी शुगर रिमूवल भी होता है। यस। ब्लड में शुगर ज्यादा है तो डायलिसिस में शुगर कम है, तो जो ज्यादा है वो गंदगी बाहर निकलती है तो शुगर निकल जाता है साथ में, तो कम होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना डोज लेना है। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। ये एक्चुअली आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कई लोगों में ये आई फील थोड़ी सी गलत फहमी है कि वो लोग डायलिसिस के पहले हम कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काफी बार मैंने देखा है कि वो लोग एकदम मीठी चीज या एकदम जो हाई शुगर वाले फ्रूट्स होते हैं वो एकदम भर के खा के आते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं वो तो सब निकल जाएगा डायलिसिस में, और पता चलता है बाद में कि इतना नहीं निकला है। सो आई गेस कि डायलिसिस में भी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं। ये नहीं है कि आपने खाया चलो सब निकल जाएगा। तो राइट, 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 राइट। प्लीज टेक केयर ऑफ जो आप खा रहे हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। और दूसरा एक मुझे पूछना था कि
जब आपने बोला कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन किया कि वो ग्रेटर देन 20 और लेस देन 10 ऐसी कुछ है, तो ये मैंने देखा कि टेक्नीशियन अक्सर जब जो लास्ट वाला बीपी मेजर करते हैं, वो एक्चुअली दे मेजर इट जब भी हमारी नीडल जो टेक्नीशियन निकालता है एक हाथ से और दूसरे हाथ में वो टेक्नीशियन दूसरा ब्लड प्रेशर लेता है। तो क्या ये सही है? क्या जो फाइनल बीपी मेजरमेंट है वो थोड़े 5-10 मिनट बाद लेना चाहिए? क्या तो वो ज्यादा आइडियली एक्यूरेट होगा? राइट, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। माय सजेशन इज, तो आप तो बेड पे हो तो नीडल निकालना या नहीं निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लास्ट मिनट में ले लो। बट इंपॉर्टेंट विल बी आप खड़े होके जब बीपी लेते हो वो ड्रॉप कितना है। डायबिटिक्स में ये ड्रॉप बहुत होता है और काफी बार पेशेंट वहां होते हैं, ठीक है, थोड़ा जाते हैं दरवाजे के बाहर, डुब, कोलैप्स। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी नर्व डैमेजेस है, नर्व्स आर नॉट एबल टू रिएक्ट। तो इनिशियल आपका बीपी सोए है वो है, बट बाद में धीरे धीरे आपका कम हो रहा है, बॉडी का नर्व अडेप्ट नहीं कर पा रहे, नर्व्स को छोटा नहीं कर पा रहे, नर्व वेसल्स को, और बीपी कोलैप्स हो जाता है। तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड सिट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन स्टैंड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट बिफोर दे चेक द बीपी। जनरली देखो सबका घाई रहता है, पेशेंट को भी जाना होता है, टेक्नीशियन को भी बीपी लेके चार्ट करना होता है। तो जिनमें प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें ये ठीक है, बट जिनमें प्रॉब्लम है they should sit for a couple of minutes with the legs down, move their legs, squeeze आगे पीछे, जैसे गाड़ी चलाते हैं एक्सीलरेटर ब्रेक एक्सीलरेटर काफ का मूवमेंट्स करो, फिर 1 मिनट खड़े हो रहो जाके पे, फिर बीपी चेक करो। that will tell you how much your BP has actually dropped। सही बात है। तो बीपी मेजर करने के लिए भी जरा सावधानी बरते मेरे हिसाब से, और वो भी एकदम है, घर जाने के लिए ये रश नहीं। और भी बताऊं कि काफी बार कफ बहुत लूज होता है, काफी बार कफ साइजेस इनएडिक्वेटली बड़े होते हैं, काफी छोटे होते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज है जो बहुत डिफिकल्ट है पेशेंट को भी समझना, बट ध्यान रखिए इस चीजों पे। छोटी बात है लेकिन ध्यान रखना बहुत इज बहुत वेरी बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू। और देखते हैं, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो एक्चुअली आई एम श्योर 100% ऑफ द पेशेंट्स लगभग में ये है। हम आते तो हैं डायलिसिस के 4 घंटा एकदम नाचते गाते हुए, कई लोग आते हैं, लेकिन तीसरे घंटे में, तीसरे और लास्ट आधे घंटे में पिक्चर की एकदम टोटली अलग हो जाता है, जैसे कि वो टाई टाई फिश हो जाता है बहुत बार। तो एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में कि ये क्यों हो रहा है? किसी किसी का बीपी एकदम शूट हो जाता है, लाइक 180 या 200 पहुंच जाता है पहाड़ पे, फिर नीचे आने का नाम नहीं लेता है। और किसी का एकदम पसीना एकदम पूरे पसीने की तरह होते हैं। तो ये लास्ट आवर में ऐसा क्या जो स्पेशल है कि क्यों इतना फ्लक्चुएशन होता है बीपी में? क्योंकि लास्ट आवर में आपका बलून जो है डिफ्लेट होते जा रहे हैं। आप बलून हो पानी में भरा हुआ, हम पानी निकाल रहे हैं और आप ऐसे 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 करते लास्ट आवर में यहाँ पे आ, ठीक है। अभी बॉडी रिस्पॉन्स डिटरमाइन करता है कि आप 200 बीपी पे जाओगे या 80 सिस्टोलिक पे आ जाओगे। अगर आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो आपका काउंटर मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर बीपी को बढ़ा देता है, और दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। क्योंकि हम बीपी कम कर रहे हैं, बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीपी बढ़ाते जाता है, एंड बॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण योर बीपी इज एक्चुअली गोज अप। ठीक है। दूसरी बात जो मैं बोलना भूल गया मेरे इसमें, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द डायलिसिस यूनिट्स आर रन बाय टेक्नीशियंस। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का देखरेख होता है, सुपरविजन होता है, बट जो स्टैंड अलोन सेंटर्स है उसमें टेक्नीशियन ही माए बाप है। ठीक है। और टेक्नीशियन स्टैंडर्डली सभी पेशेंट्स को यूनिवर्सली क्या बोलते हैं, डायलिसिस के पहले बीपी का दवाई मत खाओ। यस, स्टैंडर्ड है। यस, करेक्ट। जो 15% 20% है जिनका बीपी बढ़ता है, अगर वो दवाई नहीं खाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड उन लोगों को सबको बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उन लोगों को अपना दवाई खाना है। जस्ट बिकॉज टेक्नीशियन ने बोला सबको बंद कर दो, सब बंद कर दो, ऐसे नहीं होता है। आपको 4 दवाई है, आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 2 दवाई पे आ जाओ उस टाइम पे। अगर आपको 2 दवाई है तो आप 0 कर लो अगर आपका बीपी कम होता है। लेकिन आपका बीपी बढ़ता है तो आप 4 दवाई खाते हो और बीपी बढ़ता है, और डायलिसिस में आके आप दवाई बंद कर देते हो बिफोर डायलिसिस, तो कैसे चलेगा? सो यू कैंट जस्ट रिलाई ऑन टेक्नीशियन टेलिंग यू कि जस्ट दवाई बंद कर दो क्योंकि आपका डायलिसिस है तो आप दवाई नहीं खाना। तो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका ड्यू डोज आप लेते नहीं हो तो वो एक बीपी बढ़ता है। और जो टाई फिश होके जो पसीने छूटते हैं उनका, उनमें प्रॉब्लम होता है कि आप भी ऐसे ही डिफ्लेट होते आ रहे हो, लेकिन आइदर आपका रेट ऑफ रिमूवल इज टू फास्ट एंड बॉडी इज नॉट एबल टू फिल द वेसल फास्टर अगेन। इसका कॉमन रीजन है टू रैपिड रिमूवल एंड टू मच रिमूवल। टू मच रिमूवल क्यों? टू मच वेट गेन, टू मच वेट, राइट।
ओके, या फिर आप कम आवर्स में डायलिसिस ले रहे हो, कोई कोई 3 ही घंटा लेता है, सही बात है। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, 3 घंटे में 4 लीटर निकालो, बॉडी नहीं सहन करती। या तो आपका जो मैकेनिज्म है बीपी बढ़ाने वाला वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है नर्व डैमेज के कारण, कॉमनली डायबिटीज में होता है, तो इट इज नॉट एबल टू रेज द बीपी एज मच। तो उनमें मैंने बोला ना, कभी हम लोग बहुत सारे फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट डेली करो, लॉन्ग मतलब लॉन्ग नाइट 8 आवर्स करो, या उसमें डायलिसिस में यूएफ निकालो 20 मिनट, बंद करो 20 मिनट, निकालो 20 मिनट, बंद करो, ऐसे कुछ कुछ प्रयोग करके सोडियम बढ़ाओ, बाय द एंड ऑफ डायलिसिस नीचे लेके आओ। ये अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ज्यादा टाइम तो आई एम श्योर मैं तो नहीं जाता 8 घंटा डायलिसिस, नो वे सर, बट यस आई एम श्योर ये जो आपने बताया जैसे सोडियम प्रोफाइलिंग या वैसे कुछ, वो डेफिनेटली हम डॉक्टर और टेक्नीशियन के साथ डिस्कस करके वो एक ऑप्शन है, वो तो डेफिनेटली ट्राई कर ही सकते हैं। ऑल दिस विद डॉक्टर्स एडवाइस, याद रखना, मैंने जो एब्सोल्युटली, बताया नॉलेज के लिए है, अगेन ये डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही करना। सही बात है, थैंक यू सो मच सर। और जैसे अभी आपने बताया जो बीपी के फ्लक्चुएशंस है, क्या कोई ऐसे उपयुक्त बीपी रेंज है जो डायलिसिस पेशेंट के लिए कह सकते हैं कि ये बस ये बेस्ट बीपी है जिसमें आपका अच्छी तरह से डायलिसिस होगा, वो रेंज क्या है? देखिए ये बिल्कुल नेचुरल है कि बीपी कुछ ना कुछ तो कम होगा, क्योंकि हम पानी निकाल रहे हैं, 3-3 लीटर निकालते हैं, सोच लीजिए, तो बीपी तो कम होना है, दैट इज नेचुरल। तो हम चाहते हैं कि डायलिसिस पेशेंट्स का बीपी इतना भी कम नहीं रहे कि आप 100-120 पे और फिर 80 पे चले जाओ। तो वी वांट दैट रिजर्व, आपको हम देना चाहते हैं, उतना आपको लीवे देना चाहते हैं कि आपका बीपी ड्रॉप होने के बाद आपको तकलीफ नहीं हो। तो मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि आई एम हैप्पी अगर आपका बीपी 140-150 के आसपास रहता है स्टार्ट ऑफ डायलिसिस, ओके, वो रेंज रहे, तो कम होते होते 100-110 पे आ सकता है, 120 पे आके सेटल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना गेन करते हैं और आपके अदर फैक्टर्स क्या है। बट मेरा मीडियम फिगर है, आई एम हैप्पी विद 150। मैं उन लोगों में 110-120 टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है 120 में टारगेट करूंगा तो उसके बाद और बीपी कम होने वाला है डायलिसिस के टाइम पे, तो वो बॉडी एडजस्ट नहीं कर सकता। वो एडजस्टमेंट अलाउ करने के लिए मैं बीपी थोड़ा 150 के आसपास रखता हूँ। मैं पर्सनली मेरी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ताकि ड्रॉप भी होता है तो बॉडी एडजस्ट और मैनेज कर पाता है। ओके, सो 150 है तो इज माय मीडियम हैप्पी इज नंबर। ओके, इज यस, गुड फॉर, ओके। ओके, और किस बीपी के अगर एकदम नीचे जा रहा है तो एकदम सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा ये कुछ है वेरी लेवल? करता है, अगेन नर्व वाले पेशेंट्स में 80-90 पे भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो जिस भी बीपी पे आपको सिम्टम्स आते हैं, दैट बीपी इज नॉट गुड फॉर यू, और आपके लिए वो 100 हो सकता है, 110 हो सकता है ऊपर वाला, तो जिसमें चक्कर आता है, क्रैम्प्स आता है, या आपको बहुत लाइट हेडेडनेस होता है, स्वेटिंग होता है, चेस्ट हेवीनेस, टाइटनेस होता है, ये ईच पर्सन के लिए अलग अलग होगा। बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको मालूम है कि आपको ये तकलीफ होगी। सबका शरीर जैसे अलग है तो सबका सिस्टम एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा एग्जैक्टली, अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा, तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, देखिए कि आपको किस बीपी पर आप कंफर्टेबल है और किस कंफर्टेबल है, बीपी पे आप करेक्ट। कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। काफी पेशेंट्स हमको बता दे, सर इसके नीचे नहीं करना है मेरा बीपी, मुझे तकलीफ होती है। दे नो देयर बॉडी एंड वी रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि उनके बॉडी में क्या हो रहा है वही अच्छा जान पाते हैं। सबके लिए सेम कायदा नहीं बना सकते। तो अपने बॉडी को सुनिए, दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक, कि अपनी बॉडी एक संकेत देती है सबको कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कुछ वो सीरियल में कैसे कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, और बॉडी एग्जैक्टली, कह देता है कि गड़बड़ yes, है, दाल बॉस में कुछ यहाँ काला रुक है। जाओ। हाँ ओके, अभी इस हाई बीपी के सिलसिले में एक ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, इट्स अ केस स्टडी। इनके पिताजी डायलिसिस पर हैं लगभग 4 साल से, और उनकी उम्र 72 वर्ष है, 72। अभी उनको क्या इश्यू है कि उनका बीपी अक्सर हाई ही रहता है, मानो पहाड़ पर है, 180-190 जैसे रहता ही है। और बिलीव इट और नॉट, वो 3-4 ये ब्लड प्रेशर की गोलियां भी लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं, फिर भी डायलिसिस में ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है। अभी उनका थोड़ा अगर बैकग्राउंड बताऊं क्विकली, तो उनके एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है 2-3 महीने से, क्रीमाफिन सिरप लेके हो रहा है, बट आई डोंट नो कंट्रोल में है कि नहीं। एपेटाइट इतनी अच्छी नहीं है, नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही है, और उनको टेस्ट में कुछ अजीब लग रहा है। अभी उन्होंने 2D एको वगैरह कर दिया, वो तो नॉर्मल आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को बीपी के लिए क्या हो सकता है, क्यों उनका बीपी इतना ऊपर है और वो नीचे आने का नाम नहीं लेता है? एक मज़ेदार बात यह है कि उनको पहले डायबिटीज़ हुआ करता था एक समय में,
लेकिन हाल ही में 2-3 वर्षों में उनका थैंकफुली शुगर कंट्रोल में है, तो वो तो इशू नहीं है। सो इसके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं तो कि वो भी बात मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे, हम्म, जिसको भी डायबिटीज है और जिसका भी डायबिटीज ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है, हम्म, खुशी होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जिसका डायबिटीज अपने आप ठीक हो रहा है, पहले जाके किडनी चेक कराओ, क्योंकि 99% पॉसिबल है कि आपकी किडनी डैमेज इतनी हो गई है कि आपका शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ रहा है। सो ये एक मैं आपको लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज है और आपने कुछ कष्ट नहीं किया और ऑटोमेटिकली शुगर नॉर्मल होते जा रहे हैं, दवाइयों का रिक्वायरमेंट कम होते जा रहे हैं, पहले आपका किडनी चेक करो, क्योंकि 99% पॉसिबल है कि आपकी किडनी डैमेज बहुत एक्सटेंसिव हो गई। तो उनका जो शुगर चला गया, दैट इज बिकॉज उनका किडनी खराब। ओके। दूसरी बात, अभी मैं सब जो हमने डिस्कस किया वो तो उनको अभी देखना है, हम जो डिस्कशन के सब पॉइंट्स देखने हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उनके केस सिचुएशन में मैं इंडिविजुअली कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको एक बता सकता हूँ कि आप कंटिन्यू बीपी मॉनिटरिंग करिए, चार्ट्स बनाइए, टाइमिंग के साथ में कब दवाई है, और नंबर 1 डॉक्टर के पास जाइए। नंबर 2 जो दूसरी चीज है वो मैं आपको बता रहा था कि पानी हिडन रह सकता है। ट्राई करें कि हर डायलिस में आप ड्राई वेट 100 ग्राम से नीचे 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 उतरते जाए और देखते जाए कि आप कितना नीचे जा सकते हो विदाउट हैविंग अ प्रॉब्लम। ये दो ही मैं सलाह उनको दूंगा। और लास्ट सलाह मैं एक देना चाहता हूँ, जो हिडन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन है, जो अनरिलेटेड टू एवरीथिंग है, और एज अ डॉक्टर मैं होलिस्टिकली सोच रहा हूँ उनके बारे में। अगर वो ओबीज है और अगर वो खराटे बहुत मारते हैं, तो खराटे की बीमारी एक अनडायग्नोस्ड बीमारी है, क्योंकि पेशेंट को नहीं समझता, वो बाजू वाला कंप्लेंट करता है। तो स्लीप एपनिया नाम की बीमारी जो है, अगर उनको है या चांसेस है, जिसमें वो रात में वो बहुत खराटे मारते हैं और दिन में बहुत ड्राउजी रहते हैं, स्लीपी रहते हैं, बिकॉज ही इज नॉट स्लेप्ट वेल एट नाइट बिकॉज ऑफ द स्नोरिंग, ड्राउजीनेस है, तो स्लीप एपनिया का टेस्ट करा लो। वो स्लीप एपनिया के कारण भी बीपी बहुत हाई रहता है। ये एक अनडायग्नोस्ड मिस्ड कॉज होता है कॉमनली। तो प्राइवेट को धीरे धीरे कम करके देखो, बीपी कंटिन्यूस चार्ट करो, रेगुलर बनाओ, सुबह दोपहर शाम को टाइमिंग के साथ। गो टू योर डॉक्टर, सी कि बाकी दिन भी कंट्रोल क्या है, सिर्फ डायलिसिस में ही हाई है या बाकी दिन भी हाई। मे बी ऐसा हो कि बाकी दिन में भी बीपी हाई है, दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन वो डायलिसिस। एक शायद आई थिंक एक टेस्ट जो आती है, आई रिमेम्बर मेरी नेफ्रोलॉजिस्ट ने एक बार 24 सजेस्ट आवर्स। किया, हाँ, द 24 आवर टेस्ट, जो एक पट्टा तो बांधते हैं हाथ काफी पर। बार तो मैं बोलता हूँ कि डायलिसिस पेशेंट में 48 आवर्स होना चाहिए, एंड ओह, ऑफ डायलिसिस टू स्टार्ट ऑफ डायलिसिस। ओके, तो शायद वो यू नो, ट्राई कर सकते हैं, इट देखते इज इट इज अ फिजियोलॉजिकल कि आप पानी बढ़ाते जाते हो, आफ्टर डायलिसिस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर डायलिसिस में फुस, हैं। फिर हाँ, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो ये बीपी चेंज होते रहते हैं। अच्छा। डे 1 ऑफ डायलिसिस के बाद डे 2 ऑफ डायलिसिस योर बीपी कुड बी हायर आल्सो देन डे 1। तो ये शायद उनको एक बार टेस्ट देख लेना चाहिए कि इससे मे क्या बी दे कुछ शुड डू, नजर आता है। एंड दे नीड टू वर्क ऑन। इंडिविजुअली कमेंट करना डिफिकल्ट है, बट दीस आर थिंग्स आई कैन जस्ट गाइड कर और थोड़ा लेके सलाह फॉलो देने में तो यही है। करो। और इन सब अगर प्रॉब्लम जैसे, अगर कुछ भी करें हम, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो किस वक्त सर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट का रोल डायलिसिस वाले पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक है। ओके। ओके, याद रखिए कि मतलब अभी अगेन आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, बट मैं मेरा मानना यह है कि नेफ्रोलॉजिस्ट आर बेटर हैंडलिंग एट ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम देन कार्डियोलॉजिस्ट। बट दुनिया अलग विचार के है कि हार्ट और बीपी का कनेक्ट देखती है, लेकिन बीपी जो बढ़ता है, अगर आप सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन देखें, तो उसमें किडनी रिलेटेड या किडनी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है जिससे बीपी बढ़ा है। बीपी के कारण हार्ट का प्रॉब्लम आता है, ये अलग बात है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आपको हर एक एंगल जो अभी डिस्कशन में हमने देखा, हर एक एंगल को सोचना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चेक बीपी, मॉनिटर बीपी, कीप रिकॉर्ड्स, मीट योर डॉक्टर, मेक श्योर आप दवाई बराबर खा रहे हो, मेक श्योर आप सॉल्ट कम ले रहे हो, ये पहले बराबर करो। ड्राइवेट को प्रोब करो और कम हो सकता है क्या, 100 ग्राम हर डायलिसिस में, 100 ग्राम। बहुत ही धीमी गति से, एकदम 100 ग्राम, बहुत ही करेक्ट, धीमी है, बहुत धीरे ज्यादा धीरे से नहीं और है। नीचे जाओ ताकि तकलीफ नहीं हो, और यू कैन इवन अचीव दैट। क्योंकि क्या होता है, सडनली आधा किलो कम करने जाए, क्रैम्प आ गया, तो फिर वो कम करने के वापस कोशिश नहीं होती। डरते हैं। और तो सिमिलरली उसकी ऑपोजिट ये कह सकते हैं कि अगर जिसका बहुत कम बीपी है, क्या वो 100 ग्राम ड्राई वेट बढ़ा सकते हैं अपनी? नहीं, नहीं, वो तभी बढ़ा सकता है अगर आपका डॉक्टर या और आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका बॉडी मसल मास बढ़ा है और पानी के कारण वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ड्राई वेट बढ़ाना कम बीपी वालों में तभी है अगर जब डॉक्टर कंफर्म करे कि दिस इज योर एक्चुअल मसल वेट,
दैट इज ग्रोइंग अप, दैट इज ओनली बिकॉज आप अच्छा खा रहे हो और अभी आप मसल ऑन वेट पुट ऑन कर रहे हो, फैट या मसल जो भी पुट ऑन कर रहे हो। ये काफी दिलचस्प बात है। तो एक Yeah. चीज कर सकते हैं लेकिन दूसरी नहीं 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 हाइपोटेंशन में नहीं कर सकते। नहीं, हाइपरटेंशन में नहीं कर सकते। तो जैसे आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेशन। एक क्वेश्चन आया था जो, जैसे आपने बीच में सेशन में कहा था कि अगर कुछ खाएं सेशन के दौरान, काफी कुछ पेशेंट को खाने की आदत होती है डायलिसिस में, और तो इसका बीपी पर क्या असर हो सकता है? जनरली जैसे आपने कहा बीपी थोड़ा कम हो सकता है, तो जिसको हाइपरटेंशन है की प्रॉब्लम है, क्या आप रेकमेंड करें कि वो थोड़ा कुछ खाएं या कब खाना सचिन, चाहिए? ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, बट इट्स अ गुड आइडिया। आई मैं एक्चुअली मैं ये देख सकता हूँ, मैं ये इम्प्लीमेंट करके देखूंगा। सो टेक्निकली इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ स्मार्ट आइडिया। आई एम क्वाइट हैप्पी तुमने ये ऐसे थॉट, यू नो, वी आई लर्न फ्रॉम यू समथिंग व्हिच आई कैन ट्राई। इट्स अ गुड थॉट। माना जाता है कि जब आप खाते हैं तो ब्लड सप्लाई प्रिडोमिनेंटली स्प्लैंक्निक एरिया में चले जाता है और पेरिफेरी में कम होता है, इसलिए बीपी कम हो जाता है। तो डेफिनेटली बीपी कम होने का रीजन खाने में, और आपने भी देखा होगा काफी सारे पेशेंट्स हैं जो खाते तो बीपी कम हो ही जाता है, yes. लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट भी है जिनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। okay. आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट जो खाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, अगर हॉस्पिटल में है कहीं खाना मिलता है तो खा भी लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये वेरिएबल है, अगेन सबके लिए सब रीजंस नहीं हो सकते, उस तरह से ये भी कॉमन कॉज नहीं है, बट काफी हद तक ये बीपी कम होता है लोगों का, बिकॉज फिजियोलॉजिकली ब्लड सप्लाई थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, समझ रहे हो? तो जिनमें ये प्रॉब्लम है वो लोग तो अवॉइड करें, बट आपका ये आइडिया मुझे अच्छा लगा कि जिनमें एक्चुअली बीपी बढ़ रहा है उनको खाना खिला के देखना चाहिए कि आपका बीपी कम हो रहा है क्या। तो जरूर ट्राई करके हमें बताइए कि क्या ये है, मैं so that, डेफिनेटली इस पे देखूंगा, मेरे अगर कोई पेशेंट्स है जिनमें प्रॉब्लम है तो वो सजेस्ट करके देखूंगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। वुड यू रेकमेंड सर कि डायलिसिस के तुरंत बाद कुछ खाना चाहिए? डायलिसिस के बाद आप खा सकते हो, बट जैसे मैंने बोला अगर आपका बीपी बहुत कम है तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि आपका जो पानी निकाला गया है और ब्लड के बाहर का जो पानी है वो अभी भी धीरे गति से अंदर अंदर आ रहा है, इट इज कमिंग इन, सीपिंग इन, बिकॉज वो पानी पुल हो रहा है अंदर। तो जैसे जैसे वो आएगा आपका बीपी बढ़ेगा। इमीडिएटली आप खाओगे, जैसे तुरंत बीपी और आपका बीपी कम था और आप खाओगे तो वही सिचुएशन हो सकती है कि बीपी थोड़ा और कम हो सकता है, थियोरेटिकली तो कम से कम। सो पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि डायलिसिस के बाद चक्कर, अंधेरा, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो फर्स्ट थिंग इज सिट डाउन। ऐसा नहीं कि वो चेयर दिख रहा है वहां जाओ, आपको पता नहीं चले चेयर नहीं, आप स्ट्रेचर पे हो वो चेयर तक पहुंच ही नहीं पाओ, अंधेरा आके कब गिर जाओ पता नहीं। सो ऐसा पता नहीं वो एक्चुअली पता नहीं चलता है, एक सेकंड में एकदम exactly. खत्म हो जाता है। तो जैसी महसूस हो सिट डाउन, एटलीस्ट गिर नहीं जाओगे, हड्डी नहीं टूटेगी, पॉसिबल है तो सो जाओ, क्योंकि सोने से और पैर ऊपर करने से इमीडिएटली रिलीफ मिलेगी इससे। और इसीलिए एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में ये अभी नया कुछ सिस्टम चालू किया है कि जैसे ही डायलिसिस खत्म हो और फाइनल ब्लड प्रेशर लिया जाए, पेशेंट को उठने देते ही नहीं है। हाँ, 2 मिनट उधर ही लेटे रहो। एग्जैक्टली इतना भी अच्छा महसूस हो रहा है, नहीं उठना। एग्जैक्टली बट काफी बार पेशेंट ही बहुत निकलने के इसमें रहते हैं सर हमें घर पे जल्दी जाना होता है, वही डायलिसिस में से कब खत्म हो और कब हम वहां से निकले, वही एक ये है। आई नो ये एक बात मैं भूल गया मेरी डिस्कशन में, आई टोटली फॉरगॉट। जिनका बीपी कम है ना, उनमें ये पाया गया कि अगर वो एक्सरसाइजेस करें ना डायलिसिस के दौरान, पैरों की साइकिलिंग, आइसोमेट्रिक या ऐसा क्लेंचिंग या ऐसा कुछ लेके स्प्रिंग विंग, ऐसे एक्सरसाइज करने से भी बीपी बढ़ने में फायदा होता है। ये पॉइंट मैं भूल गया बताना। यू मीन ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान? हाँ हाँ, अच्छा, ये जो बॉल एक्सरसाइजेस है, पैर ऐसा ऐसा घुमाना साइकिलिंग जैसा, या काफ मसल एक्सेलेटर ब्रेक गाड़ी चलाने की एक्सरसाइजेस, अगर आप ये करो उससे भी फायदा होता है बीपी को रेज होने में। सो जिनका कम है वो शायद ये ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक एक पेडल जैसा कुछ बाइक भी आता है जो पैरों से काफी लोग करते हैं, दैट इज आल्सो फाउंड टू बी यूजफुल। अच्छा, तो ये ट्राई कर सकते हैं जिनका एकदम कम बीपी है। एब्सोल्युटली। ओके, सो आई थिंक बहुत अच्छी चर्चा हुई है सर। आपके कोई समापन टिप्पणियां, एनी क्लोजिंग कमेंट्स, दैट कोई भी मैसेज आप देना चाहें? मैं यही कहूंगा कि देखो, मैंने ये टॉपिक काफी थियोरेटिकल था, बिकॉज काफी मैकेनिज्म से बीपी कम और ज्यादा होते हैं। तो एक आपने देखा कि एक कारण
काफी बार ऐसा नहीं होता कि एक ही कारण हो, काफी बार बहुत कारण हो सकते हैं। काफी बार वो एक कारण है जो ढूंढना पड़ेगा आपको जाके, और इसमें खुद को जागरूक होना कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, स्टार्ट देयर। फिर दूसरी बात आएगी कि आप डॉक्यूमेंटेशन चालू करो, मुझे प्रॉब्लम्स कब होती है, कौन सी सिचुएशंस है, कब कब ये प्रॉब्लम हुई है मुझे, क्या मैं वीकेंड के बाद के डायलिसिस में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मंडे या ट्यूसडे वाले डायलिसिस में ही प्रॉब्लम होती है और अगले में नहीं होती है। अगर वो मतलब ये इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं इमीडिएटली बोलूंगा, अगर सचिन मुझे बोलता है कि मुझे हमेशा मंडे वाले में प्रॉब्लम होता है, मैं बोलूंगा सचिन वीकेंड पे पार्टी कम कर, वेट गेन कम कर, तेरा वेट गेन ज्यादा हो रहा है सचिन। इमीडिएट कुछ चीजें क्लिक होती है। तो ये क्लिक होना, ये पॉइंट्स पकड़ने के लिए आपको भी जागरूक होना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट करना है, ये सिमिलैरिटीज नोट करके आपको डॉक्टर के पास जाना है, मीट योर डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन के साथ जाओ, देन ही कैन हेल्प यू मोर। और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इमीडिएट सॉल्व होना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, बट बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी, कितनी सारी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं, सब एक साथ नहीं, बट एक एक करके तो ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस होना भी जरूरी है, यू हैव टू हैव सम पेशेंस। अनलेस आप खूब इतना इन्वॉल्व हो कि आप फटाफट पिक कर रहे हो, मैंने ऐसे किया, ऐसे हो गया, मैंने ये किया, वो किया, मेरा वेट गेन ज्यादा था, मैंने आज कम किया, मैंने स्किप किया डायलिसिस और अभी मुझे प्रॉब्लम हुआ, ये चीजें फट से मैनेज हो सकती है। अदर देन दैट जो टेक्निकल जो बातें हैं, प्रोफाइलिंग, ये वो, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। तो ये थे अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के डॉक्टर श्री अमित लंगोटी जी, जिन्होंने हमें बताया कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर डायलिसिस में कितने दोनों खतरनाक हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ नुस्खा है, कुछ न कुछ तरीका है, लेकिन एक ही है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी, आपको आपके शरीर की भाषा को समझना पड़ेगा कि क्या वो कहना चाहता है। तो इसमें आपका योगदान ज्यादा है, डॉक्टर का तो है, डॉक्टर तो करेंगे ही अपना काम, डॉक्टर आपकी ख्याल रखेंगे, लेकिन उन्हें भी आपकी मदद की ही जरूरत है। तो जैसे सर ने कहा कि आप नोट डाउन कीजिए कि कब आपको क्या तकलीफ रहती है, कुछ खाने पे अगर बीपी ज्यादा रहता है तो तुरंत नोट डाउन कर दीजिए और इसका एक रिकॉर्ड रखिए और फिर जाइए डॉक्टर साहब के पास और फिर बताइए। तो कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। सो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कुछ ना कुछ इस प्रेजेंटेशन में, इस चर्चा में आपको उपयोगी जरूर लगा होगा और अपने डॉक्टर साहब के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन की वॉरियर्स जर्नल सीरीज की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट।